अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स हमने ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स टॉपिक कर लिया था, वेरिएबल देख लिया था, फर्दर उसकी टाइप्स देख ली थी, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट हमने मूव करना है कलेक्शन ऑफ डाटा पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एसपीएसएस में जब ये स्केल यूज़ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल और इंटरवल या रेशियो स्केल क्या होता है। हमारे पास डाटा, अभी हमने जब इसकी टाइप्स देखी थी तो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, डाटा दो तरह का होता है ना। अब जब हमारे पास डाटा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा, तो इसका मतलब है हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी तो हमने स्केल लेना है इंटरवल या फिर होगा रेशियो। आमतौर पे एसपीएसएस में वो स्केल ही शो करता है। लेकिन अगर आपके पास हो कैटेगोरिकल डाटा तो उसमें हमारे पास नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल होता है। नॉमिनल स्केल वो होता है जिसमें कैटेगरीज तो हो लेकिन वो ऑर्डर में हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए, मेल फीमेल, चाहे फीमेल पहले लिख ले चाहे मेल पहले लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर आप रेनफॉल को क्लासीफाई करते हैं तो वो हैवी, मॉडरेट, लाइट, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऑर्डिनल में ये होता है कि आपको रैंकिंग करनी पड़ती है और उसको ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे कि एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, ये किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इस तरह से इसको हम रैंक्स असाइन करेंगे या ऑर्डर में लिखेंगे तो उसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। लेकिन याद रखना, ये दोनों स्केल्स हमारे पास जो होते हैं, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्केल हमने ब्रीफली देखना था कि हमने जब एसपीएसएस में यूज़ करना है तो ऑर्डिनल क्या है, नॉमिनल क्या है, आपको पता होना चाहिए, स्केल क्या है। हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आपको मैंने बताया था सेट्स हमारे पास बेसिकली साइंस, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमेशा, जब भी कोई हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं कुछ भी, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डाटा को कलेक्ट करना। स्टैट्स में हमेशा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। आपके पास डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में डिफरेंस क्या है, बेसिक मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी डाटा वो होता है जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे होते हो। जैसे कि मैं आपकी क्लास का वेट ले लूँ या फिर एल सी डब्ल्यू की इनरोलमेंट ले लूँ कि कितने स्टूडेंट्स आए, उनका डाटा सारा, ये है मेरा फर्स्ट हैंड डाटा होगा। तो इसको मैं कहूँगी प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होगा कि उसमें मैं कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर दूँ, मतलब टेबल्स बना दूँ या अरेंज कर दूँ, कुछ भी स्टैटिस्टिकल एक कोई एक टेक्निक भी अप्लाई कर दूँ, फिर वो मेरे पास सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। जैसे कि मैं एल सी डब्ल्यू के स्टूडेंट्स का जो है डाटा तो मेरे पास आ गया, वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन फर्दर उसको मैं क्लास वाइज अरेंज कर दूँ या कुछ भी कर दूँ मार्क्स वाइज, तो वो मेरा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा होता है जो हम फर्स्ट हैंड किसी से ले रहे होते हैं डायरेक्ट। अब प्राइमरी डाटा के डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से हम इसको कलेक्ट करते हैं। या तो आप इसको लेते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू यानी कि इंटरव्यू के थ्रू, या फिर आप क्वेश्चन फिल कराते हैं या फिर कॉल करके किसी से ले रहे होते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप उसी बंदे से ले रहे होते हो। सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो आप किसी ने पहले कलेक्ट किया, आप उसके बाद उससे ले रहे हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं हम। प्राइमरी डाटा हमारे पास है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्क इज परहैप्स द कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन, अब देखिए, आइदर बाय कंप्लीट एनुमरेशन और अ होल फील्ड इज कॉल्ड सेंसस, कि मैंने आपको उसमें बताया था कि सेंसस क्या होता है और सैंपल क्या होता है। कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस एक ही चीज़ है, इसका मतलब कि आपने हर उससे इंडिविजुअल से डाटा लेना है, ईच एंड एवरी मेंबर से, तो इसको हम सेंसस कहेंगे। अगर कुछ सैंपल से हमें डाटा लेना हो तो उसको हम सैंपल कहते हैं। अगर सबसे लेना हो, कंप्लीट एनुमरेशन करनी हो, तो उसको हम सेंसस कहते हैं। ठीक है, ये सेंसस की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमारे पास हमारा टाइम और मनी दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। एनुमिनेटर जो हम हायर करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, सुपरवाइजर स्टाफ, वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें भी यानी कि टू टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और टू कॉस्टली भी होती है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सोर्सेज ऑफ डाटा। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है, डाटा दैट हैव ओरिजिनली कलेक्टेड रॉ डाटा एंड हैव नॉट गॉन अंडर थ्रू स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, यानी कि जो आप डायरेक्ट किसी से ले रहे होते हो और किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई नहीं होता, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, while the data that have undergone any sort of treatment by statistical method
at least once. The data has been collected, classified, tabulated or presented in some form. सर्टेन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जो ऐसा डाटा जिसमें कोई एक भी आपने जो है टेक्निक अप्लाई कर दी है तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो हम सर्वे करते हैं उसको जो उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कोई भी हम जो सर्वे कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना कि हमने इस चीज़ की डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हो या जो भी आप मेडिसिन के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो कि देखते हो कि ये इतने पेशेंट्स के लिए, ये इतने पेशेंट्स, कोई सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे हमारा डिफाइन होना चाहिए। सेकंड पे है वेरिएबल्स। अब आपने वेरिएबल्स देख लिया, आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, आप देख लिया कि उनको उनमें से कौन सा लेना है आपने। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास डाटा कलेक्शन। डाटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, डायरेक्ट आप प्राइमरी डाटा लेंगे या सेकेंडरी डाटा लेंगे। किसी सेकेंडरी डाटा तो होता है ना, आप किसी ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल जो है उनसे लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से। फोर्थ पे क्या आ जाता है, अब आपने देखते हुए उस पर आपने एनालिसिस कौन सा लगाना है, डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे या इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक लगाएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे मेन स्टेप्स हैं कि हमने जब सर्वे रिसर्च करना है तो क्या करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, फिर अपने पॉपुलेशन जो है उसका वेरिएबल देखेंगे कौन सा लेना है। नेक्स्ट आपने कलेक्शन ऑफ के जो है स्कीम भी देखनी है कौन सी है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव या इन्फॉर्मेशन कौन सा एनालिसिस लगाना है। अब प्राइमरी डाटा की मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट किसी से जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बेसिकली जो अप्लाई होता है लिमिटेड जो है स्केल पे हम करते हैं, इसको ब्रॉडर स्केल पे नहीं हम यूज़ करते। क्योंकि देखिए हम अगर इसको हम ब्रॉडर स्केल पे करें, जैसे कि मैं पूरे पंजाब से डाटा लेना हूँ, पूरे पंजाब के कॉलेज से यूनिवर्सिटी से डाटा लेना हो, तो उसके लिए मुझे है सुपरवाइजिंग स्टाफ जो है हायर करना पड़ेगा और उनको पे करना पड़ेगा। ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और मेरा जो है इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में उस पर यूज़ करूँगी जब मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जो है आप मैंने डाटा लेना हो, जैसे कि मैंने सिर्फ LCW का डाटा लेना हो या फिर ज़्यादा हो गया मैंने लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ का डाटा लेना हो, तो इस केस में मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरे पास ब्रॉडर स्केल आ जाएगा तो फिर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं लूँगी, या तो मैं क्वेश्चनर के थ्रू फिल कराऊँगी या कोई और टेक्निक यूज़ करूँगी। ठीक है, in this method, the investigator collects the information personally from the individual concerned since the interviews the informant himself. अब इसमें इसका ये ड्रॉबैक भी है कि जब आप डायरेक्ट किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो तो हेजिटेट फील करता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं दे पाते, इसमें पर्सनल बाइस आ जाता है। सेकंड टाइप हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यूज़। इसमें भी ये है कि आपने जो है डाटा कलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। वो डायरेक्ट में ये था कि आपने खुद जाके डाटा लेना था, इनडायरेक्ट में ये है कि आप कोई लोग हायर कर लेंगे और वो जाके आपसे आपका मतलब डाटा उनसे लेंगे। अब इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप जो है फेस टू फेस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चनर से अगर फिल कराते हैं तो लोग उसको फिल नहीं करते हैं, उसमें नो रिस्पॉन्स के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में और फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा ये है कि इसमें आपका नो रिस्पॉन्स का चांसेस कम हो जाता है। नो रिस्पॉन्स वो होता है कि लोग आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके वापस नहीं करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो आपको पता है, आप इंटरव्यू कर रहे हो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दें लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें नो रिस्पॉन्स के चांसेस हमारे लो होते हैं। और लेकिन इसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता, उनको हैफ हैसेट रिप्लाई करना होता है, तो इसमें वो फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे जाते हैं या फिर हेजिटेट फील करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हुए। Sometimes the direct sources do not exist and the informants hesitate to respond for some reasons or other. In such a case, third parties or witness having information are interviewed as some of the informant are likely to deliberately give wrong information. ठीक है, वो wrong information भी दे देते हैं और जो है अगर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मुझे हो सकता है हेजिटेट फील करे, लेकिन मैं जो सुपरवाइजिंग स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटर मैंने हायर किए उनको इन्फॉर्मेशन देते हुए इतना हेजिटेट फील ना करें। ठीक है, लेकिन इसमें पर्सनल बाइस इसमें भी आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद है थर्ड टाइप हमारे पास कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर। अब ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है क्वेश्चनर के थ्रू। आपने देखा होगा आप यूनिवर्सिटीज़ में भी कि आप बैठे हुए होते हैं तो कोई भी आगे कर देता है कि ये हमारा थीसिस का टॉपिक है या हमारा कोई रिसर्च रिपोर्ट है, आप ये जो है क्वेश्चनर फिल कर दें।
अब कभी-कभी तो आपको क्वेश्चनर दे के चले जाते हैं और कभी-कभी के खड़े होके वहाँ पे कहते हैं क्वेश्चनर फिल कर दें। इसमें ये होता है क्वेश्चनर में या फिर ईमेल के थ्रू आप जो है लोगों को सेंड करते हैं, वो कहते हैं कि हमें फिल करके रिटर्न करें। इसमें हमारे पास नो रिस्पॉन्स के चांसेस हाई होते हैं। नो रिस्पॉन्स मैंने भी आपको बताया है कि जो लोग आपको रिस्पॉन्स ना करें, मतलब क्वेश्चनर लोग ले लेते हैं, बैग में रख लेते हैं फिल करने के लिए। ईमेल आई है, उसको पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन उसको फिल करके वापस रिटर्न नहीं करते हैं। ये है तो स्टैंडर्ड मेथड, यानी कि चीप मेथड भी है। इसमें आपकी कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है और आपको टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, अगर जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू में वो उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता है और ये लार्ज सैंपल के लिए भी कन्वीनियंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्सेज के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है? नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस हाई है, लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि इसमें लो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और एडिकेट टाइम मिल जाता है लोगों को सोचने के लिए, और इसमें हम लार्ज स्केल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है कोई भी रिसर्च के लिए आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। क्वेश्चनर इज एन इंक्वायरी फॉर्म ऑफ कंप्राइजिंग number of pertinent questions with a space for entering information asked. Their questionnaire are usually sent by email, या तो ईमेल के थ्रू या आपको बाय हैंड दिया जाता है और कहते हैं कि आप उसको फिल करके वापस कर दें। This method is cheap, fairly expeditious, and good for extensive inquiries. But the difficulty is that majority of the respondent does not care to fill the questionnaire in the return them into the investigation. या तो वो फिल नहीं करते, अगर करते भी हैं जल्दी जल्दी में तो वो फिर इंफॉर्मेशन को सही तरह से फिल नहीं करते हैं, बस टिक टिक करते जाते हैं। मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री एग्री डिसएग्री, इस तरह की कोई आपको बताया होगा कैटेगरीज, लेकिन आप जल्दी जल्दी में कोई भी एक करते जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसका क्वेश्चन क्या है और उसका रिस्पॉन्स बनता क्या है। Sometimes the questions are written incomplete and full of errors. अब ये है कि कुछ लोग इसको मैंने अभी बताया जल्दी जल्दी में गलत फिल कर देते हैं या फुल ऑफ एरर्स, और इनकम्प्लीट कुछ लोग दे देते हैं, सारे क्वेश्चन फिल नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस ड्रॉबैक्स द मेथड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड मेथड। ये मैंने बताया कि आपको स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि जहाँ पे भी हमने कोई अपना जो है डाटा कलेक्शन करनी है तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही फिल कराते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू करें या फिर आप जो है बाय हैंड लोगों को दें। The answers to questions are very often recorded by trained enumerators to overcome the difficulties. These it is important to note that the questioners should be few. अब ये याद रखना कि क्वेश्चन जब आपने बनाना है तो ऐसा लंबा सा लेंथी से नहीं बना देना कि बड़े क्वेश्चन लोग स्टेटमेंट ही पढ़ते रहे और बोर हो जाए और उसको फिल ना करें सही तरीके से। आपने क्वेश्चन भी कम रखने हैं और उनको ब्रीफ जो है सिंपल स्टेटमेंट्स बनानी, इजी टू आंसर, और इसमें मुश्किल इंग्लिश भी यूज़ नहीं करनी है कि वो जो लोग हैं फिल करते हुए हेसिटेट फील करें और ना कर सकें, उसको इंग्लिश उनको समझ ना आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब ये है कि आप लोकल सोर्सेज के थ्रू जो है डाटा भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके जहाँ पे डेथ्स आप रजिस्टर होती है, बर्थ रजिस्टर होती है, मैरिजेज रजिस्टर्ड होती है, डाइवोर्सेज, ये सारी जो रजिस्टर होती है आप उस तरह के लोकल सोर्सेज से भी डाटा ले सकते हैं। ये भी आपके पास चीप मेथड है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंटरव्यू। अब कंप्यूटर में आप लोग कुछ स्काइप के थ्रू या किसी भी तरह से आप डाटा के आजकल आपको पता है जूम में कितना यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से आप कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू भी डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आता है, वो प्राइमरी डाटा की टाइप्स होगी। अब सेकेंडरी डाटा की टाइप्स क्या है? इंटरनल सेकेंडरी डाटा, डाटा जनरेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ सच एज सेल्स पर्सन रिपोर्ट, सेल्स इनवॉइसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ये कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उसके एम्प्लॉयज़ का डाटा भी आप ले सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑफिशियल में ये आता है कि आपका जो है जैसे कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर लेबर, इस तरह के जो है सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से आप डाटा लेते हैं तो वो ऑफिशियल हो गया। सेमी ऑफिशियल में आता है कि आपका जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे, सेंट्रल कॉटन कमेटी, बोर्ड्स ऑफ इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो म्यूनिसिपल जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ें हैं, ये सारी म्यूनिसिपल, ये आपका सेमी ऑफिशियल आ गया। या फिर आप जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जो अदर इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी से। या फिर आपको पता है कि जैसे लोग रिसर्च अपने पब्लिश कर रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने डाटा कलेक्शन की हुई होती है कहीं से, और फिर वो आगे से उनसे लोग डाटा ले लेते हैं, तो वो इस तरह से भी आप रिसर्च जर्नल से भी ले सकते हो डाटा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसकी एक्सरसाइज देख लेनी है। ये जो हमारे ट्रू फॉल्स है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेना है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, ऑल न्यूमेरिकल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक। ये फॉल्स है, क्योंकि
जो भी न्यूमेरिकल डाटा है वो सारा स्टैटिस्टिक होता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है स्टैटिस्टिक इज द समरी मेजर कंप्यूटर फॉर पॉपुलेशन। फॉल्स है क्योंकि आपको पता है जो पॉपुलेशन से डाटा हम न्यूमेरिकल कलेक्ट करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और जो सैम्पल से करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और फोर्थ में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आर यूज टू मेक प्रोजेक्शन और एस्टिमेट। ये मैंने आपको बताया था कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एस्टिमेट्स अबाउट पॉपुलेशन कर रहे होते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में। फिफ्थ में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की स्टडी फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। इन्फ्लुएंशियल की जगह पर डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। इन सबको भी आप पढ़ लेंगे, अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से क्लास में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट आपके पास आता है ये डेफिनेशन, इनमें से आपने करनी है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक की सारी जो भी इसमें बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1.9 में आपको कहा है कि आपने क्लासीफाई करना है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आपने बताना है कि डिस्क्रीट इसमें से कौन सा है और कॉन्टिन्यूस कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग अ क्लास। अब आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी मतलब आइसोलेटेड पॉइंट की बात होगी ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, या फिर नंबर ऑफ पीसीज जो क्लास में होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा ये नंबर ऑफ फैंस, ये हमारा डिस्क्रीट डाटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय कॉ, ये अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस डाटा होगा, ये पॉइंट्स में आ सकता है। द नंबर ऑफ हेड्स, अब जो भी चीज़ नंबर में आ जाती है ना बेसिकली जिसको हम काउंट कर सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स, वो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। और जो पॉइंट्स में आ जाता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। इसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लासीफाई ईच वेरिएबल एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब जैसे आपने बताना है क्वालिटेटिव डाटा क्या और क्वांटिटेटिव। अब आपको पता है क्वालिटेटिव वो है जिसमें कैटेगरीज है जो क्वालिटी हो। क्वांटिटेटिव वो है जिसमें आपके जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास कलर ऑफ आइज। अब आप इसमें कलर ऑफ आइज आपका क्या है, कैटेगोरिकल डाटा बेसिकली क्वालिटीज़ है इसमें कि आपके रेड आई वो सॉरी रेड कह रही ग्रीन आइज होगी, ब्लैक होगी, ब्राउन होगी, तो ये आपकी जो है क्वालिटेटिव डाटा हो गया। नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन द लास्ट मंथ, अब ये आपका न्यूमेरिकल नंबर होगा कि इतने कंप्यूटर सोल्ड, चाहे डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस लेकिन है तो क्वांटिटेटिव ना। नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस। अब ये भी आपका फीमेल मेल वो मैरिड अनमैरिड दो तरह का होता है ना मार्शल स्टेटस, मतलब आपका ये भी क्वालिटेटिव डाटा हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हाइट, ये भी आपका वेट सॉरी, ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। लाइफ टाइम टाइम ऑफ कार बैटरीज, ये भी आपका क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड, ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। ब्रांड जब है इसका मतलब आपकी कैटेगरी से आगे तो ये आपका क्वालिटेटिव डाटा हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे, लेकिन उससे पहले है आपका बायोस्टैट्स क्या है बेसिकली। ये है आपके पास मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन है। व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में आती थी लेकिन आपकी इस बुक में नहीं है, तो ये आपको मैंने सेंड भी कर दी थी और आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब जो स्टैटिस्टिक है वही बायोस्टैट, जब आप डाटा बायोलॉजी के रिस्पेक्ट से ले लेते हो तो वो आपका बायोस्टैट्स बन जाता है। करना तो आपने वही काम है ना कि जो आप करते हो, कलेक्शन करते हो, एनालिसिस करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो या इंटरप्रिटेशन करते हो, चीज़ें वही हैं। लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ये हो गया कि आपने बायोलॉजी, हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड से जब डाटा लेना है, उस पर काम करना है, तो वो आपका बायोस्टैट्स बन जाता है। लेकिन है वही चीज़ जो आपने देखा था। अच्छा जी, इसमें है हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड द मेथड्स अप्लाइड टू द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, स्पेशली डाटा रिलेटिंग टू ह्यूमन बायोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन। Next is what biostatistics is a branch of statistics which deals with the data related to medicine science, medical science, public health, medical research, epidemiology and so on. अच्छा बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, आप इसमें से जो मर्जी चाहे डेफिनेशन करें। जैसे कि देखें बायोस्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट द बॉडी ऑफ द डाटा व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द डाटा इज ऑब्जर्व। अब ये आपके पास चार पांच डेफिनेशन है, में से कोई एक डेफिनेशन आप बायोस्टैट्स की कर लें तो अनफ है आपके पास, ठीक है। जो स्टैट्स की डेफिनेशन थी बस उसको मेडिकल रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो आपका बायोस्टैट्स हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अब ये है देखिए स्टैटिशियंस ऑफन यूज द मेथड ऑफ कंपैरिजन। जहाँ पे भी कंपैरिजन की बात होगी मतलब आप स्टैट्स यूज़ करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट ये बताया था कि स्टैट्स जो है हर फील्ड में यूज़ होती है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें स्टैट्स यूज़ ना हो। और फार्मेसी में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आपने मेडिसिन देखना है कि ये मेडिसिन अफेक्टिव है या नहीं, तो आप उसको दो सैम्पल्स पे दो तरह के मतलब अपने जो पेशेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। कुछ को वो खिलाएँगे मतलब वो मेडिसिन देंगे और कुछ को नहीं देंगे, देखेंगे कोई और मेडिसिन देंगे। तो वो उनके रिज़ल्ट्स देखेंगे कि
कौन से जो है मेडिसिन मोर इफेक्टिव है। तो कंपैरिजन पर्पस के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स बेसिकली स्टैट्स को यूज़ करते हैं। वी वांट टू नो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स कंपेयर रेस्पॉन्सेज ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप। अब ये आपको पता है कि कंट्रोल ग्रुप हो गया या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया, इन दोनों पे आपने अप्लाई करना है और देखना है कि किसके रिजल्ट अफेक्टिव है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप्स प्रोड्यूसेस एंड मार्केट ड्रग्स दैट आर लाइसेंस फॉर द यूज एज मेडिकेशन। अच्छा, अब ये आपने यहाँ से देख लेना इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर सब्जेक्ट टू अ वैरायटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पेटेंटिंग, टेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ से आप ये चीज़ें देख लीजिए कि कहाँ क्या क्या इसके जो है पर्पजेज है बेसिकली। लेकिन मैंने आपको ब्रीफली बता तो दिया है कि जहाँ भी आपने कोई भी जो है ड्रग बनानी है, मेडिसिन बनानी है, फार्मेसी में बेसिकली यही चीज़ें आती हैं ना कि आपने ड्रग देखना है कि कौन सी इफेक्टिव है, ये इस जो है डिजीज़ के लिए इफेक्टिव है भी या नहीं है। तो आपने हमेशा इसको ऐसे करना है अपने जो है जिन लोगों पे अप्लाई करेंगे देखेंगे और दूसरे ग्रुप पे देखेंगे कि दोनों से रिजल्ट किसके अफेक्टिव आ रहे हैं, तो वो इस तरह से आप बनाते हैं ये चीज़ें से। नेक्स्ट आता है बायो स्टैटिस्टिक। ये सारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बायो स्टैटिस्टिक यूज इन conducting clinical research comprising preparing or protocol, selecting the patients and their size, organizing design of a clinical trial and effective comparative। अच्छा जी, हम ये देख रहे थे selecting the patients and their size, organizing design of clinical trial, efficacy and comparative efficacy of the certain treatment. Biostatistics helps in determining gene frequency, population of certain affected species, and involved in most all aspects of genetics। अब ये बेसिकली आपने देखने लगे ये पास स्टेट्स है कहाँ पे ये अप्लाई करना है, आपने किस डिजीज़ के लिए करना है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने लेने हैं, कितनी आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए और किस जो है क्लिनिकल ट्रायल में रखना है या उनको कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है। इन सब जगहों पे आपका बेसिकली बायोस्टैट्स की काम आता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हाउ सैम्पल्स आर सिलेक्टेड। अब आपने सैम्पल्स कैसे सिलेक्ट करना है। रिसर्चर्स नीड टू डिसाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ द स्टडी इफ दे विल वर्क विद द इंटायर टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पल। अब ये आपने खुद देखना है कि आपने जो है इंटायर पॉपुलेशन के साथ डील करना है या उसमें से कुछ सैम्पल के साथ डील करना है। वर्किंग विद अ सैम्पल इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूडिंग सैम्पल साइज एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पल फ्रेम एंड सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड टू बी adopted। Number two है sampling helps a lot in research. It is one of the most important factors which determines the accuracy of your research survey result. If anything goes wrong with your sample, then it will be directly affecting the final result. There are a lot of techniques which can help gather sample depending upon the need. अब आपने सैम्पल कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि आपने सैम्पलिंग करनी है या आपने होल पॉपुलेशन के साथ डील करना है। मैंने आपको बता दिया कि सैम्पल आप कैसे लेते हैं, मतलब आपके पास होल पॉपुलेशन के साथ डील करना कॉस्टली भी होता है और पॉसिबल नहीं होता कुछ सिचुएशंस में। तो उन सिचुएशंस में आपने सैम्पल के साथ ही डील करना होता है। अब आपने सैम्पल कैसे लेना है ये भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है ये सेकंड बुक जब पढ़ेंगे उसमें आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी कि आपने क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है, आपने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है, आपने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी है या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है। अब नेक्स्ट सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स आ जाएंगी। लास्ट में है इट वुड बी नॉट बी इम्प्रैक्टिकल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। अभी जो मैंने बात की कि होल पॉपुलेशन के साथ डील करना इतना ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डूइंग अ क्वेश्चनियर सर्वे सैम्पलिंग इज अ मेथड दैट अलाउ रिसर्चर टू infer information about population based on results from a subset of the population without having investigate every individual, reducing the number of individuals in the study reduces the cost and workload। अब आप जो है जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट और वर्कलोड कम हो जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर आपने ओरिजिन का ट्रक है तो वो सारे के साथ तो मतलब उसको टेस्ट करके नहीं ना देखेंगे, उसमें से चंद सैंपल ले लेंगे और बता देंगे कि ये ऐसा है। इसी तरह से आपकी डिजीज़ के देखते हैं तो आप चंद लोगों को अप्लाई करके बता सकते हो कि डिजीज़ ये जो है ड्रग अफेक्टिव है या नहीं इस डिजीज़ वाले लोगों के लिए। तो आप होल पॉपुलेशन के बजाय जो है उसमें से सिर्फ सैंपल के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एंड मे टेक इजी टू obtain high qualified information but this it has to be balanced against having a large enough sample size will enough power to association। अब नेक्स्ट आता है आपके पास what's the difference between univariate bivalent and multivariate descriptive statistic या वेरिएबल्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। यूनिवेरिएट वेरिएबल क्या है, बाईवेरिएट क्या है, मल्टीवेरिएट क्या है।
यूनी देखिए जैसे कि नाम से शोर है, यूनी का मतलब वन, वेरिएट का मतलब वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल होगा तो हमारा यूनी वेरिएट होगा। बाई का मतलब टू, तो वेरिएट का मतलब वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे। मल्टी का मतलब मैनी, और वेरिएट का मतलब वेरिएबल, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल होंगे वो मल्टी वेरिएट हो जाएगा। यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स समराइज ओनली वन वेरिएबल, जो है सिर्फ वन वेरिएबल के साथ, जो एट अ टाइम डज नॉट डील विद द कॉजेज एंड रिलेशनशिप। अब इसमें आपका आता है सिंगल वैल्यू जो आपको देता है, वो आपका होता है यूनिवेरिएट। जैसे कि आप मीन निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, या डिस्पर्जन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या ग्राफ्स, ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो यूनिवेरिएट के अंडर आती हैं। बाईवेरिएट में यह है कि आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करना होगा, जैसे कि आपने कोरिलेशन निकाल ली, या रिग्रेशन निकाल ली, कंपैरिजन कर लिया। ये सारी चीज़ें जो आपकी आएंगी वो बाईवेरिएट वेरिएबल्स के दरमियान होंगी। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यूनिवेरिएट वेरिएबल्स कहाँ पे है और बाईवेरिएट कहाँ पे है। मल्टीवेरिएट वो है कि आपने मोर देन टू वेरिएबल्स हो जाए जिनको हमने कंपेयर करना हो, तो ये हमारा मल्टीवेरिएट हो गया। नेक्स्ट ये जो है नीचे आपको गिवन है, आप इसको इस साइड पे जाके भी देख सकते हो फर्दर इनके दरमियान में डिफरेंस। अब हम आते हैं अपनी जो बुक के सेकंड चैप्टर, मैंने बताया आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपका स्टार्ट हो गया है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारा फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डाटा। मैंने आपको बताया कि आपने डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स देख लिए। एक आपके पास होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब उन दोनों के थ्रू आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपके पास डाटा आ गया। उसके बाद आपने स्टेप्स का सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उस डाटा को आप किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएंगे, अदरवाइज वो कोई आपको शो नहीं कर रहा होगा, मीनिंग कुछ भी नहीं उसका पता चल रहा होगा। अब ये है इंट्रोडक्शन में हमारा बेसिक पर्पस इस चैप्टर का ये है कि आपने डाटा को कंडेंस फॉर्म में लेके आना है कि उसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। हमारा फर्स्ट जो है इस पे आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन बेसिकली ये है कि आपने डाटा को क्लासीफाई कर देना है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो है क्लासेस के मुताबिक आपने इसको ऑर्गेनाइज कर देना, तो हमारा क्लासिफिकेशन। जैसे कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि आप कोई पोस्ट ऑफिस है। अब उसमें पोस्ट ऑफिस पे लेटर्स हैं लाहौर के भी, गुजरांवाला के भी, सियालकोट के भी। ये डिफरेंट सिटीज़ के हैं, तो वो उसको क्लासीफाई कर देंगे, लाहौर के अलहदा रख लेंगे, सियालकोट के अलहदा रख लेंगे, गुजरांवाला के अलहदा रख लेंगे। इस तरह वो क्लासीफाई करेंगे, इस तरह से वो कैटेगरीज के मुताबिक क्लासीफाई करते हैं सिटी वाइज। नेक्स्ट फर्दर उनकी डिवीजन याद है कि वो एरिया वाइज कर लेंगे। जैसे कि लाहौर पे है, वो फिर देख लेंगे कि जोहर टाउन के कौन से लेटर्स हैं। इसके अलावा जोहर टाउन, इकबाल टाउन, या फिर जीएल रोड, इस तरह के वो एरिया वाइज फिर डाटा को फर्दर डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी होगी सेकेंड टू वे क्लासिफिकेशन। फर्दर उसके अलावा वो फिर स्ट्रीट वाइज डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा थ्री वे हो गया। सो हम इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमारा जो है मैनी फोल्ड हो जाएगा क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके बाद आपका मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब आप सो ऑन करते जाए उसको क्लासिफिकेशन कैटेगरीज के मुताबिक, तो आप उसको उनको सेंड करते जाते हैं। अब ये है हमारे पास, देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लासेस और ग्रुप्स in such a way number one, observation objects in the same class or group are similar observation or objects in the each class or group dissimilar to the observation। मैंने आपको बताया कि आपने जैसे कि लाहौर के लिए अलग लेटर रख लिए, सियालकोट के आपने एक जो है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक डाटा क्लासीफाई करते रहते हैं। नेक्स्ट आप फर्दर उसके बाद सेकंड उस पर आ जाते हैं। आप इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि आपके पास जो है डाटा हम अर्बन और रूरल दो आपके पास डाटा आ गए, ठीक है। आप इसको क्लासीफाई कर लेंगे, अर्बन के अलग कर लेंगे, रूरल के अलग कर लेंगे। अब इसके बाद फर्दर ये क्लासीफाई आ जाएगी मेल जेंडर वाइज, आपकी क्लासिफिकेशन आ गई। अर्बन में भी मेल और फीमेल जो आपके हो गए उसको आपने क्लासीफाई कर दिया, और मेल और फीमेल यहाँ पे भी आ गए, रूरल में भी आपने उनको देख लिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आप फर्दर रिवीजन करना चाहते हो तो आप इसको एजुकेशन वाइज डिवाइड कर लें। मेल की एजुकेशन होगी आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। फीमेल की इसी तरह से आप फर्दर इसको डिवीजन करते जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास अब आपने यहाँ देख लिया इसकी डेफिनेशन जो है आपके वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन और सो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की आपने यहाँ से डेफिनेशन कर ली है। नेक्स्ट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या है?
आपने रिड्यूस कर दिया लार्ज सेट्स ऑफ डाटा को इजी अंडरस्टैंडेबल सबली। अभी आपने देखा कि आपने अगर डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अर्बन और रूरल में, आगे फर्दर मेल फीमेल में, तो आप देख रहे हैं कितनी इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, आपने देखी है कि सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के मुताबिक आपने इसको क्लासीफाई कर दिया। टू सेव मेंटल स्ट्रेस बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल, आपने अननेसेसरी डिटेल को एलिमिनेट करके आप जिस तरह क्लासीफाई करते जाएंगे डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आता जाएगा। और नेक्स्ट टू रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और इसके बाद है कंपैरिजन एंड इन्फ्लुएंस। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी जब मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताई कि अर्बन रूरल में मेल फीमेल फर्दर एजुकेशन वाइज। नेक्स्ट उसके बाद कोई और आप डिवीजन लेते जाएंगे, उसके मुताबिक क्लासीफाई करते जाएंगे, तो डाटा आपको इजीली अंडरस्टैंड फॉर्म में कोई भी उसको जो ले मैन भी समझ सकता है कि ये डाटा शो क्या कर रहा है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर वन है आपके पास the classes or categories into which the data are to be divided should be mutually exclusive and not overlap. अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है क्लासेस जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, यानी कि नॉट कॉमन होना चाहिए। अगर आपने अर्बन और रूरल की बनाई है कैटेगरीज, तो इस तरह से वो जो है डिफरेंट ही हो, नॉट कॉमन चीज़, उनमें कोई कॉमन चीज़ ना हो, ओवरलैप ना वो कर रहे हो। नेक्स्ट क्लासेस शुड बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि उसमें सारी जो है आपने इंक्लूड आपकी होंगी क्लासेस। अब इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डेवोल्यूशन हमारा क्या है। अभी हमने जो ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें था कि हमने जो है अपने डाटा को डिवाइड कर दिया था कैटेगरीज में या क्लासेस में, उसकी कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक की बेस पे, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। टेबुलेशन हम कहते हैं कि हम अपने जो है डाटा को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेबुलेशन। ये बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है हमारे पास डाटा। बाय टेबुलेशन वी मीन अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लासिफाइड अंडर द सूटेबल हेड्स एंड सब हेड्स एंड प्लेस इन द कॉलम एंड रोज और कॉलम में बात हो जाए तो आपका टेबुलेशन हो जाता है। और अगर आप क्लासेस और कैटेगरीज के मुताबिक डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब आपको पता है टेबल्स की फर्दर टाइप्स, जैसे कि वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड तक गए थे। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास आता है सिंगल डबल एंड मैनीफोल्ड टेबुलेशन आ गया। इसमें अगर आप एक करेक्टरिस्टिक की उस पर करते हैं, एक क्राइटेरिया की बेस पे करते हैं तो ये वन वे, अगर टू की बेस पे करते हैं तो टू डबल हो जाएगा, और मैनी क्राइटेरिया की बेस पे करते हो तो मैनीफोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मेन पार्ट्स ऑफ टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। हमारे पास टेबल के जो है मेन पार्ट्स क्या है और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब टेबल जब भी हम कोई बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा होता है टाइटल। अब आपको पता है कि टाइटल हमारे पास जो होता है वो ऊपर आता है, सबसे ऊपर टाइटल आता है हमारे पास। ठीक है, जो कोई भी टेबल बना रहे हैं सबसे ऊपर हमारा टाइटल आ जाएगा। अब टाइटल जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि इस जो डाटा में है क्या शो हो रहा है। कि ये आपका डाटा है जो आपने अर्बन रूरल में डिवाइड किया था उस किस्म का डाटा है। जो भी डाटा है उसकी जो है मतलब पॉपुलेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जेंडर वाइज है, मार्शल स्टेटस है, रेजिडेंस वाइज, जो भी आपका डाटा है ना उसकी हेडिंग पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि डाटा के अंदर है क्या। ठीक है, अब इसकी जो है यहाँ से फर्दर देख लीजिएगा कि क्या पॉइंट्स हैं। टाइटल शुड बी ब्रीफ। अब टाइटल बड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। एब्रीविएशन इसमें यूज़ नहीं करते हैं। मेन टाइटल शुड बी कैपिटल थ्रू आउट। जो मेन टाइटल है वो थ्रू आउट कैपिटल लेटर्स में होता है, लेकिन सब टाइटल में आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेके बाकी जो है सारे वो उसमें लोअर कैपिटलाइज में कर लेते हैं, लोअर उसमें केस में कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइटल शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास बट नो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं आता है इसमें टेबल में। वर्ड्स इन द टाइटल शुड बी हाइफन नॉट हाइफिनेटेड, इसमें हाइफिनेटेड भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि इन्वर्टेड पैरामाइड्स में आपका डाटा होता है, मतलब ये टाइटल की फर्स्ट लाइन हो गई, ये उसके बाद सेकंड लाइन होगी, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ, मतलब आपने लाइंस की लेंथ कम करते जाना है, फर्स्ट में बड़ी थी उससे छोटी उससे इस तरह। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स पायरामिड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पे कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड है। जो आपके कॉलम्स की हेडिंग होंगी उनको हम कॉलम कैप्शन कहेंगे या बॉक्स हेड कहेंगे। इसमें भी आपने पढ़ लेना कि इसमें हेडिंग शुड भी क्लियर होनी चाहिए, अरेंज होना चाहिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा कॉलम, सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड पे, थर्ड इंपॉर्टेंट थर्ड पे, सो इस तरह से, और लास्ट में आपका टोटल आ जाता है। और एब्रीविएशन इसमें यूज़ कर लेते हैं, और लेकिन उसको बताते हैं कि एब्रीविएशन क्या क्लियर होनी चाहिए इसमें जो है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रो कैप्शन। जिस तरह से कॉलम की हेडिंग को कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड कहते हैं, इस तरह से रो की हेडिंग को
और रो कैप्शन या स्टब कहते हैं। ये भी इसी तरह से है कि आपकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रो फर्स्ट पे आ जाएगी, सेकंड इम्पोर्टेंट सेकंड पे आ जाएगी, थर्ड इम्पोर्टेंट थर्ड पे आ जाएगी, फोर्थ इम्पोर्टेंट फोर्थ पे, सो इस तरह से आता जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके प्रीफैक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। जो आपके टाइटल के बाद आते हैं वो प्रीफैक्टरी नोट्स होते हैं, और फुट नोट्स होता है जो आपने लास्ट में लिखना होता है टेबल के बाद। सोर्स नोट क्या होता है कि आपने डाटा किस सोर्स से लिया, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, या किसी रिसर्च पब्लिकेशन से लिया है, या आपने ये भी लिखना ज़रूरी होता है। बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जब आपने ये कॉलम कैप्शन बना लिया, रो कैप्शन बना लिया, टाइटल बना लिया, प्रीफैक्टरी नोट्स, नीचे आपका सोर्स नोट्स और फुट नोट्स, सारी चीज़ें आ गई, तो फिर आपने यहाँ पर डाटा जो एंटर करना है वो आपका मेन बॉडी में रहेगा। इसकी जो है इन्होंने एग्जांपल देखे यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले आपका टाइटल आ जाता है, स्केच करके बताया है, नेक्स्ट कपल फैक्ट्री नोट्स आ जाता है, उसके बाद कॉलम्स की हेडिंग आ जाती है, उसको हम कॉलम कैप्शन कहते हैं, या बॉक्स हेड। रो की हेडिंग्स आ जाती है, उनको हम स्टेप कहते हैं, जो है रो कैप्शन कहते हैं, और ये मेन आपकी जो बॉडी आ जाती है डाटा की। लास्ट में आपका फुट नोट्स और सोर्स नोट आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी हम कल के देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन आपने मैट्रिक तक देखा होगा कि हमारे हम आपने मैथ का एक चैप्टर भी पढ़ा होगा जिसमें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, मीन निकालते थे, मीडियन, मोड निकालते थे। अब वहाँ पे आपको पता है क्लासेस बनी हुई होती हैं, टैली होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वही है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था, उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे भी करना है। हमारे पास देख करके आपको बताती हूँ मैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा इन द टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप और क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग आ जाती है क्लासेस की। नेक्स्ट आपका सेकंड पे आ जाता है टैली। सबसे पहले आपने क्लासेस बना ली, उसके बाद आपका टैली आ गया। अब ये काम आपने जो है सारा एचपीएससी पे करना है, क्लासेस बनाने वाला, ये तो मैनुअल में होता है इसमें से। टैली आ जाता है, और थर्ड पे आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी। अब क्लासेस में जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास आती है फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, 5 to 9 आ गई। नेक्स्ट आपकी हो गई 10 to 14, ये हमारी सेकंड क्लास होगी। सो इस तरह से क्लासेस बनाते जाते हैं, उसके सामने टैली और फ्रीक्वेंसी आती जाती है। अब द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज रेफर टू एज द क्लास फ्रीक्वेंसी और सिंपली फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी, और जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। अब नेक्स्ट डाटा प्रेजेंट इन द सर्टेन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड ग्रुप डाटा। अब इस तरह की फॉर्म में जो देखें क्लासेस बनी हुई है, टैली बना हुआ, फ्रीक्वेंसी, आपका एक तरह से ग्रुप हो गया डाटा, इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। और ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा होता है, आपने जैसे कि मैं क्लास का वेट लेती हूँ, तो उसको पेज पे लिखी जाती है, नोट कर दी जाती है, तो मेरे पास जो है रो फॉर्म में अनग्रुप डाटा होगा, लेकिन उसको मैंने अरेंज कर दिया, क्लासेस बना ली, तो वो मेरा ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है। The data are said to be arranged in array when arranged in ascending and descending order of magnitude। अब यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये डेफिनेशन ज़रूर करनी है आपने फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और ग्रुप और ग्रुप डाटा का डिफरेंस। ग्रुप डाटा वो होता है जो आपने किसी टेबल में प्रेजेंट कर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, और अनग्रुप डाटा वो होता है जो रॉ फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आता है क्लास लिमिट्स क्या होती है। अभी जो मैंने क्लासेस बनाई है बेसिकली क्लास लिमिट्स है, जैसे कि 5 to 9, 10 to 14। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 15 to 19। इस तरह से जो क्लासेस बनती जाती है, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स है। ठीक है। The class limits are defined as a number or values of the variables which describe their classes. The smaller is called lower class limit and the upper is upper class limit। अब जो इसमें लोअर वैल्यू है 5, ये लोअर क्लास लिमिट है, 9 है जो अपर है। जो लोअर वैल्यू है 10 लोअर क्लास लिमिट, 14 अपर, 15 लोअर और 19 अपर। तो ये आपकी ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ये लोअर वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपकी अपर लिमिट्स हैं। ठीक है। यहाँ से आपने क्लास लिमिट्स की डेफिनेशन देख लेनी है, और इसको हम कहते हैं शुड। जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो शुड भी इंक्लूसिव होती हैं, और नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि आपकी जो है क्लास लिमिट्स दोनों इंक्लूड होंगी। ठीक है। क्लास लिमिट्स जैसे कि
5 टू 9 आती है फर्स्ट क्लास, कोई भी क्लास हो सकती है, मैं एग्जांपल के तौर पे 5 टू 9 ले रही हूँ। दूसरी होगी आपके पास 10 टू 14। अब इसमें आपने दोनों को इंक्लूड करना है, जब आपने टैली और फ्रीक्वेंसी बनाना, आपका 5 और 9 और 10 और 14 दोनों इंक्लूड है इसमें। अब अगर आपकी ये क्लास बाउंड्रीज होती तो वो होती आपके पास 5 टू 10, अगर डाटा इस तरह से होता 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20। अब इस डाटा में हमारा ये है कि ये देखिए ये वाली क्लासेस दोनों आपस में इक्वल है, लोअर और अपर, इस तरह ये भी लोअर और अपर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये इक्वल नहीं है। इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव का केस, इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव का केस। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने लोअर और अपर ये दोनों इंक्लूड करनी है अपनी क्लासेस में। यहाँ पे एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना, 9 तक रुक जाना है। यहाँ पे कि 15 तक को इंक्लूड नहीं करना, 14 पे रुक जाना है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में आ जाती है 15, और ये 10 नेक्स्ट क्लास में आ जाता है। ये एक्सक्लूसिव क्लासेज हैं और ये इंक्लूसिव क्लासेज हैं, और जो क्लास लिमिट है आपकी वो इंक्लूसिव क्लासेज होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास क्लास बाउंड्रीज क्या है। क्लास बाउंड्रीज है आर द प्रीसाइज नंबर विच सेपरेट द वन क्लास फ्रॉम अनदर। द सेक्शन ऑफ दीज नंबर्स removes the difficulty if any in knowing the classes to which particular class should be assigned। अब इसमें क्लास बाउंड्री की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। इसमें जो आपकी लोअर वैल्यू है वो लोअर क्लास बाउंड्री है और अपर वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री है। और इसमें आपने देखना होता है कि जो आपकी अपर है और नेक्स्ट नेक्स्ट की लोअर आपस में इक्वल होती है, फिर अपर और उसकी नेक्स्ट की लोअर आपस में इक्वल होती जाती है। इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री, और ये एक्सक्लूसिव क्लासेज होती है। ये वाली इंक्लूसिव थी और ये एक्सक्लूसिव है। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन रहेगी ओपन एंड क्लास की। अब आपने ओपन एंड क्लासेस वो होती हैं जिसमें आपको जो है फर्स्ट क्लास जो है उसका लोअर लिमिट ना गिवन हो, और जो एंड वाली क्लास है उसकी अपर लिमिट ना गिवन हो, तो आपको इस क्लासेस को ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। ये अगर कोई आपको मसला होगा तो हम क्लास फेस टू फेस जो करेंगे वेडनेसडे को, उसमें आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो जो भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है या समझ नहीं आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। मैंने इसकी बता दी कि क्लास बाउंड्री होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क हमारे पास होता है also called a midpoint। It is that number which divides each class into two parts। अब ये आपका मिड पॉइंट को हम शो करते हैं, एक्स से लिखते हैं हम, और निकाल इसको हम कैलकुलेट करते हैं लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। कि मैं आपकी जब क्लास लूँगी जो है फेस टू फेस, उसमें आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूँगी कि ये है क्या चीज़। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, और कोई आपको मसला होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो।